हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 12th हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 2011 का। ये वीडियो लेक्चर हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो कि हमारा पार्ट 1 था 2009 और 2010 का, मतलब 2009 और 2010 का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आपको जिनका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें उनका आंसर, और ध्यान से सुनिएगा। द त्रिपिटिका लिटरेचर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 2011 में जो पूछा गया था कि जो त्रिपिटिक साहित्य संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। इंग्लिश में त्रिपिटिका लिटरेचर इज रिलेटेड टू द विच रिलीजन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म। तो इसका हमारा आंसर होगा त्रिपिटिका इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। इसका हमारा आंसर होगा बुद्धिज्म, मतलब बौद्ध धर्म से त्रिपिटिका रिलेटेड है। अब त्रिपिटिका ऑब्जेक्टिव पे बहुत सारा क्वेश्चन बना है, तो उनका बेसिक्स हम समझ लेते हैं। बस छोटा सा 1 मिनट लगेगा अप्रॉक्स हमारा इसमें टाइम। देखिए, त्रिपिटिका जब हमारे गौतम बुद्धा का डेथ हुआ था, उनके बाद बुद्धिज्म रिलीजन को प्रिजर्व करने के लिए, बुद्धिज्म रिलीजन के टीचिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए 3 बुक लिखा गया था, विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका। तीनों पिटका को मिला करके बोला जाता है हमारा त्रिपिटका। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा विनय पिटका, इसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और विद्या अनुशासन दिए गए हैं, और सुत्त पिटका में गौतम बुद्धा के उपदेश और प्रवचन, संवाद वगैरह वगैरह दिए गए हैं। अभिधम्म पिटका के बारे में पढ़िएगा तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में बताया गया। मतलब तीनों बुक का, विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका, तीनों का कंटेंट अलग अलग है। बेसिक्स ये है कि तीनों बुक को मिला करके, अभिधम्म पिटका, सुत्त पिटका और विनय पिटका, तीनों बुक को मिला करके हमारा बोला जाता है त्रिपिटका। आप पढ़ सकते हैं बेसिक्स इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ईयर डिड द कनिष्का असेंडेड द थ्रोन। कनिष्का का राज्यारोहण हुआ था। देखिए, ये प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हुआ था 2009 और 2010 वाले वीडियो लेक्चर में। आप देखिएगा, जो भी बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर को 2009 और से सीरीज में देखते आ रहे हैं, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप लोग सीरीज बाय सीरीज वीडियो लेक्चर देखें। ठीक है, टाइम लग रहा है आने में, बट आपका एग्जामिनेशन से पहले सारा कवर मैं करवा दूंगा। तो इनका आंसर क्या होगा? कनिष्का का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में, मतलब कि 78 ईस्वी में। तो ये हिस्टोरिकल जो कनिष्का का इमेज वगैरह मिलता है उनका है, स्टेचू वगैरह मिलता है वो है। देखिए 78 AD एनो डोमिनी। फॉर हाउ मेनी डेज डिड द महाभारतास वार लॉन्ग, कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये हमारा हो जाएगा 18 दिन। ये भी 2008 और 2009 और 2010, मतलब 2009-10 में रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। अच्छा, ये डायग्राम में ये हमारे भगवान श्री कृष्ण हो गए, ये अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी हैं, और ये सीनरी किस चीज का डिपिक्ट किया जा रहा है, मतलब ये पेंटिंग किस चीज का डिपिक्ट किया जा रहा है? आपको कमेंट बॉक्स में अगर आता है आंसर तो आप दीजिएगा, बताइएगा कि भगवान श्री कृष्ण किसे मारने के लिए बता रहे हैं अर्जुन को। ठीक है, महाभारत का सीन है, आप अगर पता है तो आप बताइएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि महाभारत युद्ध कितने दिनों चला था? 18 दिन तक। देखिए, ये इमेजेस लगाने का मेरा मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चन रिमेंबर रहे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन विच इंस्क्रिप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका इज अ कलिंगा वार डिस्क्राइब। अशोका के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया? मतलब अशोका के किस अभिलेख में, अशोका जो इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाए थे बाद में जाकर के कलिंगा वॉर के बाद, तो कितने नंबर वाले अभिलेख में अशोका कलिंगा वॉर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं? तो सबको पता है इसका आंसर 13, 13वां अभिलेख। ये द ग्रेट अशोका है, ये पेंटिंग्स है, जो इमेजेस वगैरह, स्टेचू वगैरह अशोका का बनाया गया वो आप देखिए यहाँ पे। फिर ये है, ये इसमें जो 13th रॉक मेजर रॉक डिपिक्शन है। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा यही लिखा हुआ है कलिंगा वॉर के बारे में। अब इंपेरर अशोका के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। इनका नाम अशोका मौर्य था, डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि हमारे अशोका किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो आपको मैं एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूँ
ताकि पता हो मौर्यन डायनेस्टी रीजन कब से कब तक 268 बीसी बिफोर कॉमन एरा से 232 बीसी बिफोर कॉमन एरा तक। फादर इनके थे बिंदुसारा, ग्रैंड फादर चंद्रगुप्त मौर्य, कैपिटल पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये जो हमारा बिहार वाला पोर्शन है ना, यही पाटलिपुत्र पटना, मॉडर्न डे पटना। मेजर इवेंट क्या हुआ था कि इनके समय में कलिंगा वॉर हुआ था 261 बीसी, मतलब 261 बिफोर कॉमन एरा में, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। और इनके बाद इनके अंदर में बहुत सारा चेंजेस आने लगता है, अशोका बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं और वो पॉलिसी धम्म का पॉलिसी वगैरह प्रमोट करने लगते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है हमारा कि बताइए धम्म का पॉलिसी किसने प्रमोट करवाया था, तो हमारे अशोका ने। emphasis on the violence non violence sorry emphasis on the non violence compassion truth and tolerance, वही है कि नॉन वायलेंस को प्रमोट करने लगे, कंपेशन वगैरह दिखाने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द चोलास, उर, मंडलम, वालांडू, कुर्रम। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो इसका आंसर हमारा उर होगा। देखिए चोला डायनेस्टी अगर बात करेंगे हम तो साउथ इंडिया में एंशिएंट पीरियड में डेवलप हुआ था, उसमें जो सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जैसे अभी हम अगर हम प्रेजेंटली बात करेंगे तो हमारा पूरा कंट्री हुआ, एक सेंट्रल लेवल हुआ, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे थोड़ा सा तो स्टेट लेवल आ जाएगा हमारा, फिर इसको और अगर स्टेट में डिवाइड करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट को और थोड़ा डिवाइड करेंगे तो हमारा ब्लॉक लेवल आ जाएगा, फिर ब्लॉक, ये हमारा ब्लॉक लेवल हो गया, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। और ब्लॉक लेवल को थोड़ा और अगर तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, पंचायत आ जाता है, ग्राम पंचायत। तो यही बेसिक बोला जा रहा है कि सबसे बेसिक यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेटिव का हमारे कंट्री में क्या है, पंचायत, ग्राम पंचायत है। तो मॉडर्न समय में हम लोगों का, तो उस समय में जब चोला डायनेस्टी था तो उनका सबसे छोटा यूनिट, छोटा सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, तो उर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए आंसर है ना उर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी। राज तरंगिनी के ऑथर कौन है, तो इनका हमारा आंसर होगा कल्हाना। ये बेसिकली एक बुक है, कल्हाना जो है एक राइटर थे, बुक है, और कल्हाना ऑथर थे जो कि संस्कृत लैंग्वेज में बुक लिखते हैं। और ये बुक जो है हमारा राज तरंगिनी, कश्मीर में रहने वाले डायनेस्टीज में जो किंग वगैरह थे उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। और ये जो बुक है, इस बुक का नाम है राज तरंगिनी। इस बुक का जो लिटरल मीनिंग होगा, शाब्दिक अर्थ, उस बुक का शाब्दिक अर्थ का नाम मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। बेसिकली रिवर ऑफ किंग इस बुक का इसलिए नाम है क्योंकि इसमें बहुत सारे किंग्स वगैरह के बारे में डिस्क्राइब किया गया, और वे सभी किंग जो हमारे कश्मीर वाले एरिया में रूल करते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, व्हेन वाज द अर्थशास्त्र कंपोज्ड। अर्थशास्त्र कब कंपोज्ड किया गया, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो ऑप्शन हमारा 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, 3री शताब्दी। इंग्लिश 6th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी। तो इनका आंसर हमारा होगा 4th सेंचुरी, मतलब कि 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र का कंपोजिशन किया गया था। अब ये हमारा अर्थशास्त्र है, ओरिजिनल टेक्स्ट है लिखा हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक मिनट, हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, फ्रॉम पतंजलि महाभाष्य वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्ता पीरियड, मॉडर्न पीरियड, प्री मॉडर्न पीरियड, नन ऑफ दीज। कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, पतंजलि जी ने जो बुक लिखा था महाभाष्य, उनसे हमें किस डायनेस्टीज, किस समय, किस अवधि के बारे में पता चलता है, गुप्ता काल के बारे में, मौर्यन काल के बारे में, प्राक मौर्यन काल के, प्राक मौर्यन काल मतलब होगा पोस्ट प्री मॉडर्न पीरियड की, सॉरी प्री मॉडर्न पीरियड की, मॉडर्न डायनेस्टी आने से पहले जो राजा वगैरह थे उनके बारे में, या इनसे कोई नहीं। इसका आंसर हमारा होगा मॉडर्न पीरियड, याद करके रखिएगा। जो पतंजलि के महाभाष्य है उनसे हमें किस डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है, मॉडर्न पीरियड के बारे में, मॉडर्न काल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पुराणास। हमारे जो भारत में पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ओके, हु वाज द हेड ऑफ द मौर्यन मिंट, तक्षाल। मौर्यन मिंट बेसिकली ये है, अच्छा हिंदी इसका क्वेश्चन ये है कि मौर्यन का कालीन टकसाल का प्रधान कौन था। टकसाल बेसिकली जो वे लोग होते हैं जो कॉइन्स वगैरह बनाते हैं, सिक्का वगैरह बनाते हैं, तो इनके उत्तर हो जाएंगे हमारे लक्षानाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, अल बिरूनी कम टू इंडिया। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 2009 और 2010 में आया था क्वेश्चन कि अल बिरूनी भारत में किसके साथ आया था और कहां से आया था, तो मोरक्को से आता है, वो भी क्वेश्चन आता है। तो अल बिरूनी किसके साथ आया था हमारे भारत में, ये हमारे अल बिरूनी अंकल होंगे, सब हाई बोल दीजिए इसको। ठीक है,
क्वेश्चन हमारा था कि अलबरूनी हमारे भारत में किसके साथ आया था, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा महमूद ऑफ गजनी। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमन रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत का पहला और सबसे अंतिम शासक कौन था महिला में, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमन, हाँ महिला शासक कौन थी, तो सबको इसका आंसर पता है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ये है रजिया सुल्तान का फोटो। इसका बेसिक्स आप देख लीजिए। रजिया उल दीन इनका फुल नाम हुआ। डायनेस्टीज स्लेव और मामलुक डायनेस्टी, वही स्लेव या फिर मामलुक दोनों को सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। मामलुक डायनेस्टी को भी स्लेव डायनेस्टी को भी मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं। रीजन 1236 से लेकर के 1240 तक रूल करी थी इंडिया पे। इनके फादर का नाम था इल्तुतमिश। कैपिटल इनका दिल्ली। Importance, Razia Sultan was the first and the only woman ruler of the Delhi Sultanate. She was known for her administrative ability, courage and justice. ये रजिया सुल्तान हमारे भारत की सबसे पहली दिल्ली सुल्तनत की सबसे पहली और आखिरी वुमेन थी, शासक थी, और इनको इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी मतलब शासन करने के काबिलियत को लेकर के जाना जाता है। बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेशन करती थी रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच हिस्टोरियन वाज कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, ये अकबर के समकालीन कौन से इतिहासकार थे, तो ऑप्शन है हमारा फरश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद, मोहम्मद खान। मुल्ला दाऊद तो पहले ही नहीं होगा, बदायूनी होगा, बदायूनी। दीन ए इलाही इज रिलेटेड टू, दीन ए इलाही एक पॉलिसी है, याद रखिएगा अकबर, ये अकबर से रिलेटेड है, ठीक है, दीन ए इलाही, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दिल्ली में। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था, तो लोधी डायनेस्टी का अंतिम शासक था हमारा इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, मतलब शेरशाह सूरी को स्पेशली किस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, मार्केट कंट्रोल सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। मार्केट कंट्रोल सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आई थिंक होगा, ठीक है, बिल्कुल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड बाय, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने, बैटिक ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, डलहौजी ने। तो इसका आंसर हमारा है वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, ये अंकल है लॉर्ड वेलेस्ली, देखिए इसको भी हाई बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 बिगन ऑन, 1857 का क्रांति कब आरंभ हुआ, तो पता है सबको 10 मई को। ये कौन है, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, और ये उनका बेटा है, इनका आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाट इज द नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सन। क्वेश्चन नंबर 20, विच मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1942, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबनी अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा ये डायग्राम जो है हमारा वही 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जो जिसके लीडर थे हमारे महात्मा गांधी जी, तो उसी का डायग्राम है कि मतलब उस समय में बहुत सारे लोग जो हमारे इंडिया के पार्टिसिपेट किए थे मूवमेंट में। उसके बाद ये एक स्टेटमेंट आया था उसमें इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, डू और डाई। तो आपको बताना है कि डू और डाई जो स्लोगन है किसने दिया था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज एसोसिएटेड विद, व्यपगत का सिद्धांतक का संबंध था डलहौजी से, लिटन से, मिंटो से, लॉर्ड कर्जन से। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है हमारा लॉर्ड डलहौजी, ये डलहौजी अंकल है। क्वेश्चन नंबर 22, परमानेंट सेटलमेंट इज एसोसिएटेड विद, परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त जुड़ा है, क्लास 8 की हिस्ट्री में भी आप पढ़े हैं। तो इनका आंसर जो है आपको हो जाएगा कॉर्नवालिस, मतलब कि स्थायी बंदोबस्त जो है हमारा कॉर्नवालिस ने दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस अंकल का फोटो है।
क्वेश्चन नंबर 23, हु लेड द संथाल रिबेलियन। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने, जो कि लास्ट मुगल एम्पायर थे। खैर क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभी का जो क्वेश्चन नंबर 23 ये हमारा, हु लीड द संथाल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, संथाल विद्रोह जो हुआ था उनका नेतृत्व किसने किया था? उत्तरा भगत ने, बिल्कुल गलत है। दुबिया मोगसाई ने, पता नहीं क्या है ऑप्शन में, ये भगवान। क्वेश्चन नंबर ग, भगीरथ ने, बिल्कुल नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा सिद्धू एवं कानू। सिद्धू एंड कानू लीड द रिवॉल्ट ऑफ द संथाल रिबेलियन इन 1856, आई थिंक, टू बी मोर प्रिसाइज, आई थिंक 1867 के 66 में हुआ था रिवॉल्ट। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा क्या है इसका सही आंसर। पता है तो आप कमेंट में लिखिए। और ये उनका स्टैचू बनाया गया सिद्धू और कानू का। अब इसमें पता नहीं सिद्धू और कानू कौन है, एक्चुअली इसको बड़ा भाई मान लेते, सिद्धू इसको कानू। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते सिद्धू और कानू संथाल रिबेलियन में। हिस्ट्री पढ़िएगा आप तो पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच ईयर डिड द गांधी जी स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष चालू किया था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1920, मतलब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टैब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, व्हेन डिड द जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑब्वियस सा बात है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो 1947 में ही गवर्नमेंट बनेगा ना। अब इस पे भी कुछ और लॉजिक है, देखिए 1951 से लेकर फिर 1951 और 1952 में, मतलब कि जनरल इलेक्शन हमारा हुआ था, 5 साल के लिए जनरल इलेक्शन हमारे भारत में हुआ था। मतलब कि ओरिजिनल जो इलेक्शन हुआ था 1951 से 1952 में हुआ था। ठीक है, तो जो हमारा गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आया था 1951 से 1952 के बाद, मतलब 1952 से 1951 से लेकर के 5 साल, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 1956 के लिए 1956 तक हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन से गवर्नमेंट चुन करके आया था। लेकिन यहाँ पे बोला गया ऑप्शन हमारा है कि 1946, 1947, 1948, 1949। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने 1946 में, 1947, 1948, 1949 में। तो ये आंसर, ये वाला लॉजिक हमारा यहाँ नहीं काम होगा। बेसिकली बात यहाँ पे है, डायरेक्टली आपको इंडिपेंडेंस के बाद बोलना, मतलब 1947, 1947 में हमारा हमारे जवाहरलाल नेहरू जी क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे। और 1947 से लेकर के जब तक इलेक्शन हमारे भारत में नहीं हुआ। अच्छा रुकिए, हम आपको क्लियर करते हैं इसका। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। देखिए 1947 से लेकर के 1951 और 1952 में क्या होता है? हमारा जनरल इलेक्शन होता है, जनरल जनरल इलेक्शन होता है। तो इसके बाद हमारा 5 साल के लिए चुन करके सरकार आता है। ठीक है, लेकिन तब तक जो सरकार था उस सरकार को बोला जाता है इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के नहीं आया था। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट के भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब। और इलेक्शन होने के बाद में भी जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे बनते हैं उनका नाम होता है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, 1947। ओके, तो 2021 में, सॉरी 2021 नहीं, माफ कीजिएगा, 2011 में मात्र 25 क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2011 में मात्र 25 क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, अब ये ऐसा 25 ऑब्जेक्टिव भी क्यों पूछा गया 2011 में? क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हम बता चुके हैं कि पैटर्न जो है पुराने समय में 2009, 10, 11, 12, मतलब 2018 तक, मतलब 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते 2018 तक क्या होता है, कभी 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, कभी 25 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, कभी 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। इसीलिए 2011 में, मतलब 2011 में मात्र 25 ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया था। ठीक है, बाकी 75 नंबर का सब्जेक्टिव था उस समय में। तो अब ये जो पैटर्न है अभी के समय में कि मतलब 100 ऑब्जेक्टिव देगा, 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र हमको 50 बनाना है, ये तो ये कोरोना के समय से आया है, 2021-22 के मतलब बाद आया है। लेकिन 2021-22 से पहले 50 ऑब्जेक्टिव रहता था, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता था। खैर कोई नहीं, 2011 में हमको मात्र 25 ऑब्जेक्टिव है, तो हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारा सर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किस पे रहेगा? तो वही कंटिन्यूशन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 12th हिस्ट्री इतिहास क्वेश्चन बैंक 2012, मतलब इस वीडियो लेक्चर में 2011 का क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस कर ले, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम 2012 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा पार्ट 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।